फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा इतिहास का सॉल्व पेपर है। सेकंड पेपर जुलाई 2016 का और इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपका एग्जाम है तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्व पेपर जरूर करें। पहले के जो पेपर हैं उसे जरूर हल करें। इससे बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन हल करेंगे, जितने ज्यादा उतने ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और वीडियो जब भी देखें तो पूरा अवश्य देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पुराने भी आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा पुराने प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से हल करने चाहिए। ठीक है, कभी कभी तो डिक्टो वही क्वेश्चन दे देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु, पिपलीहाल। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा अरिकामेडु, क्योंकि अरिकामेडु जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है ये। और ये ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिपलीहाल ये हैं जो है नवपाषाण कालीन स्थल। और यह है अरिकामेडु जो नहीं है। और यह क्या है, पांडिचेरी से करीब 3 किलोमीटर दूर है, दक्षिण भारत के पूर्वी समुद्र तट पर एक उष्णबंधीय जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है ये। ठीक है, और यह भारत का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अरिकामेडु, जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ पे जब उत्खनन हुआ था तो यहाँ पे पुरातन संबंधी कालीन से संबंधित रोमन चीजें काफी मिली थी अरिकामेडु से। ठीक है, तो ये अरिकामेडु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची सेकंड, हड़प्पी स्थल है। और इसमें सूची सेकंड पुरातत्व जो है अवशेष है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, मोहनजोदड़ो, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, लोथल बड़ा अन्नागार, कालीबंगा ईंटों से बनी गोदी और सुक्का गेंडोर, नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। ठीक है, और इसका हमारा जो मिलान करेंगे हम इसे, और मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। देखिए, आप जानते होंगे बड़ा स्नानागार मिला है वहां पे मोहनजोदड़ो से। और उसके बाद लोथल से क्या मिला है, लोथल से एक गोदी, बाड़ा ईंटों से बनी गोदी। और कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से नगर दुर्ग और निचली बस्ती। ठीक है, यहाँ से। और सुक्का गेंडोर जो है नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती, जो कि ये पाकिस्तान में अब है। ठीक है, ये है। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। लोथल जो है गुजरात में है ये स्थल। ठीक है, लोथल कहाँ पे है, ये है गुजरात में, तो थोड़ा सा जान लीजिए, गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो और सुक्कांगेंडोर ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, जहां से जुते हुए हल का साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से कालीबंगा से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद, ठीक है, नगद देने का सुझाव देती है? कामंद की नीतिसार, कामंद की नीतिसार और अर्थशास्त्र, या मनुस्मृति, नीति वाक्यामृत। राइट आंसर हमारा है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की, जिनका चाणक्य और विश्वगुप्त भी नाम मिलता है। तो ये कौटिल्य की पुस्तक है जो अर्थशास्त्र, इसमें जो है इस बात का नगद वेतन देने का सुझाव देती है। और ये देखिए पहली वह पुस्तक पहली पुस्तक है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। फोर्थ क्वेश्चन है, सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह अग्र भाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं? अर्जुनायन, मगध, मालव, पांचाल। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है पांचाल। ठीक है, पांचाल के सिक्कों पर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? अहनागुरु कुरल तोलकाप्पियम पदीपुरपत्तु। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तोलकाप्पियम। यह व्याकरण तमिल व्याकरण ग्रंथ है और ये है संबंधित इससे, व्याकरण से संबंधित तोलकाप्पियम। नेक्स्ट है, अशोक के यमिनदेई स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, ग्राम से प्राप्त कार्य में कमी लाने के संबंध में, या राजकीय भोजनशाला में पशुवध निषेध के संबंध में। ठीक है, कौन सा है, रोमनदेई या यमिनदेई? रोमनदेई भी लिखा रहता है। रोमनदेई स्तंभ लेख के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी,
ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। ये सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है निम्नलिखित में से किनका उल्लेख है उसमें? सातकर्णी, बृहस्पतिमित्र, शक, रठिक। सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सातकर्णी और बृहस्पति और डी है रठिक, इनका उल्लेख है। 8 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? निवर्तन, मर्तु, द्रम, गोचर्म। मुद्रा से संबंधित पूछा है तो ये है द्रम, जो मुद्रा से संबंधित है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? देखिए पिछली बार मैंने कराया था तभी ये पूछा था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, या भुवनेश्वर का लिंगराज, या कश्मीर का मार्तंड मंदिर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो क्या है? ईंटों से ये निर्मित है। 10th क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की है? ठीक है, शिक्षण संस्था की स्थापना किसने की है? और वाकपतिराज, दुर्लभराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? ये की है विग्रहराज ने सरस्वती शिशु मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? शैलेंद्रों द्वारा निर्मित जो स्तूप है किस जगह पे? अनुराधापुर, बोरोबदूर, अंगोरवाट, अंगकोर, थोम। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आ जाएगा बोरोबदूर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? भास्कर बर्मन को, हर्ष को, राज्यवर्धन या शशांक को? तो परम सौगात की उपाधि किसे प्राप्त थी? ये प्राप्त थी राज्यवर्धन को। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सी। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? सोमस्कंद, गणेश, नटराज, अनंत सेन। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हम आ जाएगा सोम अस्कंद। कौन पल्लव काल की जो है विशेषता है ते है सोम अस्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर के लिए चुने। वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वह उसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसे? लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की। ये सही नहीं है। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। ये है राइट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें राइट है, ए, बी और डी। और 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट है निम्न सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेल करना है इसमें, चलिए देखते हैं। 15 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट लेखक और सेकंड में पुस्तक बिल्हण, बाढ़, सोमेश्वर, थर्ड विज्ञान विस्तर। तो विज्ञान कौन कौन से हैं इसमें, कौन लेखक है किस पुस्तक के? ठीक है, और इसमें है देखिए बिल्हण क्या है? विक्रमांगदेव चरित। क्या है बिल्हड़ की? विक्रमांगदेव चरित है। बाण भट्ट की क्या है? हर्षचरितम। ठीक है, बाण भट्ट ने हर्षचरितम की रचना की थी। सोमेश्वर थर्ड की क्या है? सोमेश्वर थर्ड की क्या है? सोमेश्वर थर्ड की है ये अभिलषी तार्थ चिंतामणि। ठीक है, ये है सोमेश्वर थर्ड की, और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 क्वेश्चन का इस तरीके से बी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन चोल काल के उत्तर मेरू सभा के निर्वचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही नहीं है? ग्राम 30 उपखंडों वार्ड में बटा हुआ था। प्रत्येक उपखंड में 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। ठीक है, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है क्या? कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। प्रत्येक उपखंड में 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, ये सही नहीं है। और बाकी सारी चीजें सही है कि ग्राम 30 उपखंडों वार्ड में बटा हुआ था। ठीक है, चोल काल में, और बहुत महत्वपूर्ण है ग्राम प्रशासन चोल काल का, और इससे क्वेश्चन संबंधित जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि ग्राम 30 उपखंडों वार्ड में बटा हुआ था, और उम्मीदवारों की
आयु जो होती थी, उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी और उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता था, अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। ठीक है, शैक्षिक योग्यता भी होनी अनिवार्य थी और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था 16 क्वेश्चन का। और जो नहीं कथन सही है वो है बी। 17 है, इसमें अभिकथन और तर्क दिया है। ख्रिस्ती ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। अरिका मेडू की खुदाई में बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो अभी हमने देखा था पहला क्वेश्चन, तो हमारा 5वां क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन ही था हमारा अरिका मेडू वाले से संबंधित। तो ये है हमारा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां खुदाई में रोमन से संबंधित चीजें मिली हैं लेकिन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, व्यापार की निशानी तो वहां मिली है कि खोज से कि व्यापार होता था, इस चीज की जानकारी मिलती है वहां पे। रोमन चीजें भी मिली लेकिन सिक्के नहीं मिले हैं, रोमन सिक्के नहीं मिले हैं बड़े पैमाने पर। ये चीज सही नहीं, ए सही और आर क्या है गलत है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर सी। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं? ठीक है, कौन से भाग पूर्वी कौन से मंदिर हैं जो पूर्वी भाग में स्थित हैं? ठीक है, पूर्वी भाग में पूछा है। 18 क्वेश्चन है और ये हैं, एक तो सूर्य मंदिर कोणार्क, ये पूर्वी भाग में स्थित है। और जगन्नाथ जो पुरी है उड़ीसा में, जगन्नाथ ये जो है पूर्वी भाग में स्थित है। तो ए और डी दोनों स्थित हैं। और हमारा 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और डी दोनों सही है, जगन्नाथपुरी और जो है पहला क्वेश्चन कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, चांचनामा और बाबरनामा, और राइट आंसर हो जाएगा अरबी और तुर्की। ठीक है, चांचनामा से सिंध का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये चीज एक तो जान लीजिए। चांचनामा जो है उससे सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी, ठीक है, मिलती है। और बाबरनामा किसने लिखी है? बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी है, उसकी आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी है बाबर ने बाबरनामा। ठीक है, अरबी और तो चांचनामा की भाषा अरबी है और उससे सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल्ल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया? लल्ल देद को। और शेख नूर अल दीन ये ऑप्शन, सैयद सैफ अल दीन, मीर सैयद अली हमदानी, मीर सैयद मोहम्मद हमदानी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा शेख नूर अल दीन। किस सूफी संत ने लल देद को अपने आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया? शेख नूर अल दीन। 21 क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सोहरावर्दी, ऋषि सिलसिला, चिश्ती या फिरदौसी सिलसिला? तो मैंने ये कई बार पढ़ा चुका है, मैंने इसे पढ़ा चुकी हूँ। राइट आंसर है सोहरावर्दी सिलसिला। ये सोहरावर्दी सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तुर्काने चिहलगानी के साथ नहीं जुड़ा था? ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं था, तो कौन था जो तुर्कान चिहलगानी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था? ठीक है, और बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलक खान, इमादुद्दीन रेहान और बलबन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, क्योंकि इमादुद्दीन रेहान नहीं जुड़ा था, बाकी ये भी जुड़ा था, कुतलक खान भी जुड़ा था और बलबन तो जुड़ा ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर की कवियत्री जिसने अपनी किताब हबीब दिया धम पवित्र और पवित्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया? ठीक है, मैसूर की कवियत्री थी और जिन्होंने अपनी किताब हदीब दिया धम पवित्र और पवित्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा जाने का इन्होंने विरोध किया था। तिरुलम्मा, सांची होनम्मा, लाल देद या जनाबाई। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सांची होनम्मा थी ये, जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों को पुरुषों से कमतर समझने का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? ठीक है, 24 क्वेश्चन है, और किस शैली के रूप में पहचाना जाता है गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी वास्तुशिल्प को? बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, मांडू
वास्तु किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? 24 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोड़े सुमेलित नहीं है? मिफ्ताउल फुतू, अमीर खुसरो। ठीक है, मिफ्ताउल जो है ये तो बिल्कुल संबंधित है, अमीर खुसरो की है ये। तारीख सलातीन, ये अफसना नियातुल्लाह फरावी। ठीक है, ये संबंधित नहीं है, एक तो बी ऑप्शन, और दूसरा देखते हैं हम, सही नहीं है। सियासतनामा, सियासतनामा किसकी है? निजामुल मुल्क की, ये भी जो है नहीं सुमेलित है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ये सॉरी ये सुमेलित है सियासतनामा, और जफरनामा या है बिल सरंदी की, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो बी और डी ये दोनों ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है, जफरनामा। ठीक है, और ये है सुमेलित बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से शुमाइल कीजिए और कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। आमिल अनवासी खेतीहर, बक्काल ग्रामीण लेखाकार, पाही राजस्व संग्राहक, कुलकर्णी व्यापारी। 26 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें हम मिलान करेंगे। ठीक है, इसमें मिलान करेंगे तो ए ऑप्शन का हमारा राइट हो जाएगा। अमिल का क्या है? इसमें हो जाएगा ए का थर्ड। राजस्व संग्राहक को अमिल कहते थे, आमिल। बक्काल क्या है? बक्काल है व्यापारी, उसे कहते थे। पाही क्या होता था? पाही होता था अनावासी खेतीहर। पाही एक तरीके से बोला जाता था जो घर जैसे जहाँ पे होता था लोगों का, तो थोड़ी दूर पे खेत वेत ज्यादा होते थे जहाँ पे, वहां पे क्या करते थे, तो थोड़ा सा रहने का छोटा सा स्थान बना लेते थे, वहीं रहते थे, वहां सिंचाई उचाई के साधन उपलब्ध करते थे, तो उसे ज्यादातर पाही बोला जाता था। कुलकर्णी, कुलकर्णी था ग्रामीण लेखाकार जो था, उसे कुलकर्णी कहते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का सेकंड के साथ सुमेल करना है और नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। मलिक उत तुजार एक रिहायशी किला, बिस्वा एक किलेबंद गांव, कुशक जमीन की पैमाइश की एक इकाई, मावाज व्यापारी को मुखिया। ठीक है, और इसमें हम सुमेल करेंगे। ए का हमारा क्या होगा? मलिक उत तुजार, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। व्यापारियों का मुखिया जो होता था उसे कहते थे मलिक उत तुजार। ठीक है, और उसके बाद बिस्वा क्या होता था? बिस्वा कहते हैं, आज भी कहते हैं बिस्वा। बिस्वा होता था जमीन की पैमाइश की एक छोटी इकाई को बिस्वा कहा जाता था। एक बिस्वा, दो बिस्वा, 20 बिस्वा का एक बीघा होता है, जैसे 20 बिस्वा का एक बीघा मानते हैं। और कुशक, कुशक क्या होता था? वो होता था एक रिहायशी किला जो होता था उसे कुशक कहते थे। और मवास क्या होता था? एक किलेबंद गांव होता था जिसे मवास कहते थे। ठीक है, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और आसफ खान का लाहौर मकबरा, अफगा खान का दिल्ली मकबरा, अकबर का सिकंदराबाद मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा क्या है? सिकंदराबाद। तो इसमें कैसे हम कालक्रम का क्या हो जाएगा? कालक्रम का हो जाएगा पहले तो आतक अदगा खान का दिल्ली मकबरा। ठीक है, सी। फिर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ए। उसके बाद हो जाएगा हमारा अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, और उसके बाद हो जाएगा आसफ खान का मकबरा। तो कैसे हो जाएगा? सी ए डी बी, इस तरीके से हो जाएगा, सी ए बी डी बी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और हम ऑप्शन देख लेते हैं। 28 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ए डी बी है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर युवावत खाना बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाना खाने का आवास स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, क्योंकि यह सब चीजें फतेहपुर सीकरी में हैं जहां पे अकबर ने इन सब चीजों की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ये है अकबर के शासन
में दाम ने धीरे धीरे तांबे के टके का स्थान ले लिया। पैसा, दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन है, आधे दाम को अधेला कहा जाता था। डी है, अकबर ने 1 रुपए के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया, जो वास्तविक भुगतानों के उद्देश्य के लिए मानक बन गया। 30 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर जो है इसमें डी, जो सही क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है कि 1 रुपए के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया गया, जो वास्तविक भुगतान के उद्देश्य से, और बाकी अकबर के शासनकाल में दाम ने टके का स्थान ले लिया। दाम को पैसे के नाम से भी जाना जाता था, अधेला भी कहा जाता था दाम को, ये सब चीजें सही है। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराएं बनवाई? एफ पेलसर्ड, सर थॉमस रो, करेरी, मानोकी, और राइट आंसर हो जाएगा एफ पेलसर्ड। नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल बनवाई। ये यूरोपीय यात्री था पेलसर्ड, जिसने टिप्पणी की है। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूसरा तर्क और अभिकथन है ये। तो नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया, और 1611-22 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल गुट बना लिया था और वह काफी ताकतवर हो गई। तो दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो 32 क्वेश्चन का, और ए और आर दोनों सही है, सही की व्याख्या है, तो ये तो सही नहीं लग रहा, और बी दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं, तो ये सही नहीं है हमारा 32। और हम और देखते हैं, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, और आर जो है सही है कि 1611 में शादी हुई थी नूरजहां के साथ उनकी, और थोड़ा सा प्रशासन में बाद में लापरवाही बरती थी, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो ये सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सी, डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर, और जहन्नुमाबाद, नारकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था? अहमदाबाद, मांडू, जौनपुर, गौड़। तो ये कौन सा है? ये है अहमदाबाद, जिसको धूल गर्द वाला शहर कहा था, और जहानाबाद नारकी शहर बताकर इसको तिरस्कार इसका किया था, अहमदाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं प्रदान किया करते थे, और शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताकों की सूची में शामिल किया? आलम, छत्र, तोप, तूनान, तो माही, मराठी। और 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को काल क्रमानुसार सजाएं और उत्तर के कूट का सही उत्तर करें। सालबाई की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद और फरा की संधि। ठीक है, और काल क्रम के अनुसार हम देखेंगे 35 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो है पहले इलाहाबाद की और कड़ा की संधि हुई, फिर उसके बाद हुई है सालबाई की संधि। ठीक है, उसके बाद हुई है बसीन की संधि 1802 में, इसकी हुई है 1782 में। ठीक है, सालबाई की संधि, और फिर हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि उसके बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आया हुआ है वो पारित हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट को पारित किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट को पारित किया। तो ये हमें डेट बतानी है इसकी, और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया वह क्या है? वह है ये 24 जनवरी 1857। ठीक है, और उसके बाद पारित हुआ था, और उसके बाद है ये 5 सितंबर 1857। ठीक है, 5 सितंबर। तो राइट आंसर हमारा है इसमें 36 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द किसके हैं? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यह कथन किसने कहा था? ठीक है,
किसने कहा था कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में हम जी रहे हैं, और हाँ, उस आदमी विश्वासघाती में जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। हम ऑप्शन देखते हैं, और ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, और लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने की थी इसकी स्थापना। और डेट क्या थी इसकी? डेट है 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 1920 तो है ये, 31 अक्टूबर। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, द इंडियन प्रेस एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट, और द इंडियन प्रेस इमरजेंसी वार्ड एक्ट। ठीक है, और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले सी कालक्रम रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट, फिर उसके बाद है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, फिर उसके बाद है द इंडियन प्रेस एक्ट, फिर उसके बाद है द इंडियन प्रेस इमरजेंसी, ठीक है, पावर्स एक्ट। नेक्स्ट है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लॉर्ड लिथगो। ठीक है, 40 का राइट ऑप्शन सी। 41 क्वेश्चन है, भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की? जीडीआर, यूएसएसआर, यूके या यूएसए? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, पर्यटन, उद्योगवाद। तो 42 का हमारा राइट आंसर है क्षेत्रवाद से संबंधित है भूमिपुत्रवाद का जो है सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की। और आर्क है, रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन से सही है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही, और इसकी सही व्याख्या भी है। चलिए, 44 क्वेश्चन है, सन 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? बनार्ड शॉ, जॉन रस्किन, थॉमस पेन, सिडबी वेब। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर है थॉमस पेन ने लिखी थी राइट्स ऑफ मैन 1791-92 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का आरंभ, देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों का अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की। सी ऑप्शन है, पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। और डी ऑप्शन है, इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी है। और 45 का राइट आंसर हमारा है सी, पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया, जो कि सही। इसकी विशेषता क्या है? नहीं है। ठीक है, और तीनों विशेषता है। 46 क्वेश्चन है, 46 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? डेनिस डिडरो, रूसो, डेविड होम, हर्बर्ट स्पेंसर। और राइट ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है, यह उक्ति किसकी है? और लॉर्ड एक्टन, लियोपोल्ड वन रेके, इनकी तो है नहीं ये एच कार, जी आर एल्टन। किसकी है ये है एच कार की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? 48 क्वेश्चन है, इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है वस्तुनिष्ठ सत्य बताए, ये सही है। इतिहासकार की मूल जो है जिम्मेदारी होती है, यह सही है बिल्कुल। और इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी जिसकी वह वकालत कर रहा है। बी ऑप्शन क्या है? ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है।
और बाकी सी भी देख लेते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार ने न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाब दे बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है, ये भी बिल्कुल सही है। और इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मड़ोड़ नहीं करनी चाहिए, ये भी कथन सही है। तो सही नहीं है, क्या है ये? बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों में से एक अभिकथन तथा दूसरा तर्क है। अभिकथन क्या है? ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। ठीक है। और तर्क क्या है? ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विद्वानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। और हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, व्याख्या उसकी सही नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। विलियम डेल्फी, जी आर एल्टन, फ्रैंक एंकरविस्ट, थॉमस कुन, हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन और हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। 50 क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे। ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है, और बी का हो जाएगा हमारा फोर्थ, सी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट और डी का हो जाएगा हमारा सेकंड। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 50 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है। और इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।